वेलकम बैक टू इजी पीजी मैथ्स, ए डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सर्वर क्लासेस, जिसका एक उद्देश्य है कि हर बच्चा जिसने मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट ऑप्ट कर किया है उसको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैथमेटिक्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और उससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। इसके लिए मैं अजीम सरवर आपको बोर्ड की प्रिपरेशन कराऊंगा, यानी कि क्लास 12th के कंप्लीट बोर्ड की प्रिपरेशन मैं इस प्लेटफॉर्म पे कराऊंगा और जिसमें एनसीईआरटी ही पढ़ाऊंगा और एनसीईआरटी के ही सीक्वेंस में सारी चीज़ें कवर की जाएंगी इस तरीके से कि बच्चे को एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि कंसेप्ट क्या है और जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उसकी फंक्शनलिटी कैसे है, वर्किंग कैसे है। और बच्चे को अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी आ जाती है और एनसीईआरटी को ही अगर वो ढंग से पढ़ लेता है तो इतना यकीन मानिए कि उसके बाद थोड़े से एक्स्ट्रा एडिशनल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस अगर कर लेता है तो चाहे वो आईआईटी मेंस हो या आईआईटी एडवांस तक पहुंचना बहुत ईजी हो जाता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे आपको टोटल बोर्ड की प्रिपरेशन कराऊंगा और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आप सर्वर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्ले लिस्ट है इजी पीजी मैथ्स की, उसमें आप चैप्टर सर्च करिए और हर एक चैप्टर की शुरू से आखिर तक की सारी लेक्चर्स वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलेगी, जिससे आप अपने बोर्ड की कंप्लीट प्रिपरेशन यहीं पे कर सकते हैं और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, इसका एक पेड वर्जन भी है। पेड वर्जन में टोटल जो फीस है वो है 2490 रुपये पूरे साल का, और उसकी बेनिफिट है कि सारी क्लासेस लाइव होंगी, उसके अलावा सारे नोट्स शेयर किए जाएंगे और डेली आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होगा और देन मेंस के लिए आपका कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हम स्टार्ट कर चुके हैं यहाँ पे मैट्रिक्स, और इससे पहले मैट्रिक्स में 3 लेक्चर हो चुके हैं और वो 3 लेक्चर लगभग 2 घंटे के थे, जिसमें ये बताया गया था कि मैट्रिक्स क्या है। तो फर्स्ट लेक्चर में मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दिया गया था और यही समझाया गया था कि मैट्रिक्स कुछ नहीं, डेटा का एक टेबुलर फॉर्म में, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो अरेंजमेंट होता है वो वही अरेंजमेंट मैट्रिक्स कहलाता है। देन 2 मैट्रिक्स के इक्वालिटी की बात आई थी, यानी कि लास्ट के 2 लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है, कि 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। तो उसमें यही सिखाया गया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनके ऑर्डर सेम है और सारे करस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स इक्वल वैल्यूज के हैं, तब वो 2 मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगे। यानी कि इक्वल होने की 2 कंडीशन है, एक तो ऑर्डर सेम होना मस्ट है और देन एक मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट दूसरे के A11 से मैच करे, A12 12 से मैच करे, A13 13 से मैच करे, यानी सारे करस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स मैच करे, तब वो 2 मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगे। देन उसमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस बताए गए थे, जिसमें आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके अलावा स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स वगैरह वगैरह। देन उसके बाद ये बताई गई थी कि 2 मैट्रिक्स के सम से क्या समझते हैं। तो अगला जो हमारा उसमें समझाया गया था वो बताया गया था सम ऑफ 2 मैट्रिसेस। कैसे बताया गया था कि जैसे एक मैट्रिक्स मान लिया यह है A1 A2 A3 A4 है और सेम ऑर्डर का एक अनदर मैट्रिक्स है B1 B2 B3 B4, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इन दोनों को अगर सम करना होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आमने सामने ऐड हो जाएंगे, यानी कि A1 के साथ B1 ऐड हो जाएगा, A2 के साथ B2, A3 के साथ B3 ऐड हो जाएगा और A4 के साथ B4 ऐड हो जाएगा। तो 2 मैट्रिक्स के सम बताया गया था। देन उसके बाद बताया गया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर। जैसे किसी एक मैट्रिक्स को एक स्केलर 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो क्या होगा। तो उस केस में बताया गया था कि उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट ही 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो तीसरा जो टॉपिक बताया गया था वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई स्केलर। जैसे 2 या 3 इस तरह से कोई एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा। और चौथा जो टॉपिक बताया गया था वो बताया गया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। जो लास्ट में हम बात कर रहे थे वो 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस के अबाउट। कल हम इसी पे बात कर रहे थे कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे किया जाए या मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई का सेंस क्या है और मल्टीप्लाई कब एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा।
फिर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई थी, जैसे कि a इंटू बी बी इंटू ए के बराबर नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। तो प्रॉपर्टीज, तो जिनके लिए भी ये फर्स्ट लेक्चर है, यानी कि पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन्हें ये एडवाइस किया जाएगा कि इससे पहले के तीनों लेक्चर्स लगभग 2 घंटे के हैं, आप उनको जो है कि एक तरीके से आप थॉरली पहले देख लीजिए, और देन आज हम इन्हीं टॉपिक पे और ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह जो है उन पे हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। यानी कि अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 एंड आज हम लोग 3.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने की बात करने जा रहे हैं। तो यानी कि अब 3.2 में और किस टाइप के क्वेश्चंस हमें फेस करने पड़ेंगे, क्या है उन क्वेश्चंस में, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले मैं अपना इस साल के IIT और नीट के एक अचीवमेंट्स बता दूं कि हमारे यहाँ अभिषेक कुमार 24 रैंक लाए हैं SC कैटेगरी में IIT एडवांस 2024 में। जनरल कैटेगरी में जैद आगा हैं, जिनके रैंक जो है 12,000 समथिंग 200 समथिंग है कुछ रैंक जैद आगा का। नीट के कुछ हाईलाइटेड रिजल्ट्स ये हैं जो हमारे टॉप रिजल्ट्स हैं। और वापस आ जाते हैं अब जल्दी में उसी मुद्दे पे कि जहां हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो 4 टॉपिक हमने सीखा था, क्या मैट्रिक्स की इक्वालिटी से क्या मतलब है, देन मैट्रिक्स के स्केलर मल्टीप्लाई से क्या मतलब है, और 2 मैट्रिसेस के मल्टीप्लाई से क्या मतलब है, इन्हीं 3-4 टॉपिक्स पे हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हमने करा दिए थे, और आज जो है कि हम उसके और डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और देन उसके बाद अब हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और अदर जो टॉपिक्स हैं वो अब उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा अभी मैंने कहा कि जो भी अब इनके लिए फर्स्ट लेक्चर है, उन्हें ये एडवाइस किया जा रहा है कि वो पिछले तीनों लेक्चर्स को पहले कंप्लीट कर लें, देन आए। तो अब देखिए, तो 3.1 से ये क्वेश्चन लिया गया है। 3 पॉइंट के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस एक तरीके से लेक्चर 1 में ही डिस्कस हो गया था, उसी को एक फिर से रिवाइज कराने के लिए, और ये हमने क्वेश्चन उठाया है कि जिसमें मैट्रिसेस की इक्वालिटी की बात की गई थी। तो इस सवाल में कह रहा है कि मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशंस दिए हुए हैं, और कह रहा है कि इस इक्वेशंस के लिए XYZ निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे कि ये मैट्रिक्स इसके बराबर है तब XYZ क्या होगा, अगले में भी वही है कि ये मैट्रिक्स इसके बराबर तो XYZ निकालिए। तो चूंकि सारे क्वेश्चन में कंसेप्ट एक जैसा ही है, तो इसमें से हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और बाकी फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, और देन उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में उसका डिस्कशन होगा। तो आज ये इस सवाल पे कह रहा है कि ये मैट्रिक्स इसके बराबर होने के लिए XYZ की क्या वैल्यूज होंगी। पता ही है, जैसा अभी मैंने बताया कि 2 मैट्रिसेस इक्वल होने के लिए उनके ऑर्डर सेम होना मस्ट है। तो जाहिर है कि ऑर्डर तो सेम है ही, कि जैसे ये 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। ऑर्डर सेम होने के बाद करस्पॉन्डिंग पोजीशन के सारे एलिमेंट्स इक्वल वैल्यूज के हों, तब जाकर के वो इक्वल होंगे। यानी कि इस वाले एलिमेंट की वैल्यू इसके बराबर मैच करे, ये वाला इसके बराबर मैच करे, ये वाला इससे मैच करे, और ये वाला इससे मैच करे। मीन्स इक्वल तब कहलाएगा कि जब x प्लस वाई बराबर 6 के हो, इक्वल टू 6 हो, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन 2 बराबर 2 ऑब्वियसली होगा। दूसरी कंडीशन हो गई कि 5 प्लस जेड बराबर 5 हो, ये दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन लगेगी कि एक्स वाई की वैल्यू 8 के बराबर हो। तो जिस वक्त ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगे। अब तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए आप XYZ निकाल लीजिए। तो इक्वेशन 2 से z की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गया कि z 0 होना चाहिए। अब XY चाहिए, तो फर्स्ट और सेकंड ये 2 कंडीशन XY पे रिलेटेड है, यानी कि एक ये है और दूसरा XY इक्वल टू 8 है। तो दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके XY निकाल लेना। सीधी बात है, एलिमिनेशन मेथड यूज करें। यहाँ से y की वैल्यू उठाएं, y कितना हो रहा है, तो 8/x के बराबर, और ये उठा के इसमें रख दें। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 8/x बराबर 6, एलसीएम से कंबाइन करिए तो x स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6। इस तरह से x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई 6x हुआ, जो कि लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो माइनस का 6x प्लस 8 बराबर 0। मिडिल टर्म को -4x माइनस 2x में स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लीजिए, तो ये x माइनस 4 x माइनस 2 में फैक्टराइज हो जाएगा, है सही है।
जिससे x की वैल्यू 4 या x की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी। अब x जब 4 आ गया तो वो इसमें रख दीजिए, तो x 4 रखने पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2, या x 2 रखिए तो उस वक्त का y निकाल लीजिए, तो y कितना हो जाएगा 4। हमसे एक्स वाई जेड का पॉसिबल ऑप्शंस पूछा था, तो एक्स वाई के लिए एक सेट ऑफ ऑप्शंस ये आ रहा है कि एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 2। उस वक्त का जेड भी बताना होगा, तो जेड क्या है, तो जेड तो हर हालत में 0 है, तो इसका मतलब x4 y2 z0, ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। और एक पॉसिबल सॉल्यूशन ये है जिसमें x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 एंड अगेन z इक्वल टू 0। तो इस तरह से दो पॉसिबल सेट ऑफ आंसर हुआ कि इन दो पॉसिबल x y z पे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां तक मैट्रिक्स के दो मैट्रिसेस की इक्वालिटी की एक बात हो गई। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। तो नेक्स्ट अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, तो यहां तक तो आपके दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी की बात हो गई थी। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कैसे किया जाए या दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। तो आगे इनका भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उठाया गया है, यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई की बात की जा रही है, यानी कि जैसे एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स ये है, यहाँ पे भी दो मैट्रिक्स। तो इस तरह से 4-5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि जिनमें मैट्रिसेस के मल्टीप्लाई की ही बात हो रही है। तो ऐसा करता हूं कि यहाँ फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, बाकी इसमें और भी 3-4 क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 3.2 चल रहा है, तो उसी तरह के क्वेश्चंस हैं, वो आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो जैसे अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, तो फर्स्ट पार्ट में दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई देखिएगा। क्या बताया गया था कि ये लाइन यानी कि पहली रो उठाएंगे और इसके कॉलम के दोनों एलिमेंट से पेयरिंग कर दिया जाएगा, यानी कि ए से ए का मल्टीप्लाई और फिर प्लस हो जाएगा बी से बी का मल्टीप्लाई, एक एलिमेंट बन गया। फिर इसी लाइन का अब इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ए से माइनस बी का मल्टीप्लाई और प्लस बी से ए का मल्टीप्लाई, इससे नेक्स्ट एलिमेंट बन गया। फिर ये वाली लाइन उठेगी जिससे इधर मल्टीप्लाई चलेगा, तो अब उठाते हैं। अब क्या होगा कि ये वाली लाइन उठाएंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर पहले कॉलम में कर देंगे, तो माइनस बी से ए का मल्टीप्लाई कितना हो गया भाई, माइनस बी इंटू ए और प्लस ए से बी का मल्टीप्लाई। फिर यही वाली लाइन का इधर मल्टीप्लाई होगा इससे, तो अब हो जाएगा माइनस बी इंटू माइनस बी और प्लस का ए इंटू ए। तो इस तरह से ये 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया, जिसको और सिंप्लीफाई करें तो ये एलिमेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है। यहाँ प्लस ए बी माइनस ए बी कट के 0 हो जाएगा, इधर भी प्लस ए बी माइनस ए बी कट के 0, और यहाँ मल्टीप्लाई होकर के बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरह से ये पहले वाले का आंसर हो गया। तो ये तो एक बेसिक आइडिया बताया गया था कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई कैसे हो। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से अब हम सेकेंड पार्ट आपको बता दे रहे हैं कि सेकेंड पार्ट जैसे कि यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ। अब सेकेंड पार्ट यानी कि इसके मल्टीप्लाई की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए तो इस वाले में क्या है, क्या आपका एक मैट्रिक्स है 1 2 3, ऑर्डर भी इसका चेक कर लें। पता है कि ये 3 ऑर्डर का है, 3 रो है, 1 कॉलम है। इसका मल्टीप्लाई होना है एक मैट्रिक्स 2 3 और 4 का। हाँ भाई, इन मैट्रिक्सेस का कुछ स्पेशल नाम भी था, याद होगा अगर पिछले लेक्चर्स में देख लीजिए। जिस मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम चले उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें सिंगल रो हो वो आपका रो मैट्रिक्स। ऑर्डर बताया गया था कि इसमें 3 रो है, 1 कॉलम है, तो 3/1 का, और इस वाले मैट्रिक्स में 1 रो 3 कॉलम है, तो ये 1/3 का मैट्रिक्स। अब सवाल यह है कि क्या ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा। तो याद करिए, एक बात ये भी बताया गया था कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा कि ये इसका आखिरी एलिमेंट इसके फर्स्ट से मैच होगा, तभी आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा। ऑब्वियसली मैच कर रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। रिजल्ट कितने ऑर्डर का आएगा, तो कहा गया था दिस इंटू दिस ऑर्डर का रिजल्ट आएगा, यानी कि 3/3 ऑर्डर का।
मतलब कि जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है वो एक मैट्रिक्स जिसमें 3 रो होगा 3 कॉलम होगा, इस तरीके से हमारा 3/3 का रिजल्ट मिलने वाला है। इतना तो क्लियर है। अब मल्टीप्लाई कैसे करें, तो मैंने कहा कि ये वाली रो उठेगी और इस कॉलम से मल्टीप्लाई होकर के एक एलिमेंट 1/2, फिर इसी रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो एक एलिमेंट 1/3, और देन इससे इसका मल्टीप्लाई होगा तो एक एलिमेंट 1/4। ठीक है, ये आपका 3 एलिमेंट्स जनरेट होगा जो कि रो में रखते के चले गए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये सेकेंड रो उठेगा, इससे इसका मल्टीप्लाई होगा एक एलिमेंट, कितना हो गया 2/2, फिर इसी का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2/3, और इसी रो का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2/4। ये एलिमेंट्स जनरेट हो गए। अब तीसरे रो पे चलेंगे, ये सब अब हटा दूं, सेम यही प्रोसीजर चल रहा होगा। अब क्या होगा कि अब हम तीसरा रो उठाएंगे, यानी कि ये, इससे फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2, फिर इससे इसका मल्टीप्लाई तो 3/3, और इससे इधर मल्टीप्लाई तो 3/4, जिनकी वैल्यूज अगर हम लिखें तो ये है आपका 2, अगला 3, फिर 4, यहाँ 4, यहाँ 6, ये 8, यहाँ 6, ये 9, ये 12, ये आपके 3/3 का मैट्रिक्स का आंसर आ गया मल्टीप्लाई होकर। आई थिंक इतनी बातें ये समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए, तो बिल्कुल इसी टाइप से, इससे थोड़ा सा आसान ही आपका मैट्रिक्स ये है, और इस तरह से आपके 4-5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और एक बात सुन लीजिए, मैथमेटिक्स में जब तक आप, मैं कितना भी लेक्चर दे दूं या कितना भी आसान तरीके से समझा दूं, जब तक आप खुद से जो है प्रॉब्लम्स ट्राई नहीं करेंगे, खुद से नहीं लिखेंगे, मैथमेटिक्स जो है तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो तरीका यही है कि जैसे आपने जो चीज़ें सीखा उस पर खुद से कैलकुलेशंस करिए। तो इसी के लिए आगे 3-4 क्वेश्चंस और हैं सिमिलर टाइप के, वो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिले हैं वो सारी चीज़ें कवर कर ली गई हैं। अब एक्सरसाइज 3.2 का ही क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है कि फाइंड एक्स इफ y इज ए मैट्रिक्स विच इज गिवन एज दिस एंड 2x प्लस y इज दिस, यानी कि 2x प्लस y मैट्रिक्स जो है वो दिया हुआ है 1 - 3 0 और 2, जिसमें y मैट्रिक्स नोन है, y यहाँ पे दिया हुआ है। अब कह रहा है कि x मैट्रिक्स बताइए। भाई अगर इधर से x चाहते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ से y हटाएंगे, और y कैसा हटेगा, तो उसके लिए आप ऐड करिए एज ए -y बोथ साइड। -y ऐड करेंगे तो 2x प्लस y के साथ -y इधर ऐड हुआ, इधर कितना हो गया भाई, तो 1 - 3 और 0 2 और माइनस ऑफ y यानी कि 3 1 और 2 4 है। सही है। ये सम के अलजेब्रा में बताया गया था कि y और -y दोनों जुड़ करके नल मैट्रिक्स होता है, यानी कि एक तरह से जीरो मैट्रिक्स बन जाता है। तो अब यहाँ पे बचा 2x, राइट साइड में क्या है, तो दो मैट्रिक्स के डिफरेंस की बात आ गई। तो याद करिए कि दो मैट्रिक्स का सम या डिफरेंस कैसे करते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, यानी कि आमने सामने एलिमेंट्स का सम कर देते हैं या डिफरेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 1 में से 3 माइनस हो जाएगा, फिर 0 में से अगला एलिमेंट 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ -3 में से 1 माइनस हो जाएगा, और 2 में से 4 माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो आपका मैट्रिक्स आ गया वो आ गया -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे -4 और यहाँ पे -2। ये मैट्रिक्स क्या था, 2x का। अब हमें x चाहिए तो उधर वाला 2 को इस साइड में ले आए तो इधर 1/2 बन जाएगा। अब इस मैट्रिक्स में एक स्केलर 1/2 का मल्टीप्लाई है। अब ये कंसेप्ट आ गया कि स्केलर का मल्टीप्लाई कैसे होता था, तो क्या बताया गया था कि इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट ही इस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। भाई ये स्केलर समझ रहे हैं, यानी कि ये मैट्रिक्स नहीं है। दो यहाँ पे बातें आई मल्टीप्लाई की, मैट्रिक्स का किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई, यानी और एक बात बताया गया था कि मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। तो अब आप एक नंबर हाफ से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो इस केस में क्या बताया गया था कि सारे एलिमेंट को ही हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, तो -1, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, अगेन -1, इसका हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ये हाफ से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, -1। तो इस तरीके से ये आपका x मैट्रिक्स का आंसर आ गया। सही है। तो ये 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8
इसी तरह अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यह है अगेन यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशंस दिए हुए हैं और कह रहा है कि इसमें एक्स वाई जेड टी बताइए जिससे 2 इंटू दिस प्लस 3 इंटू दिस शुड बी इक्वल टू दिस। देखा जाए तो क्या है, लेफ्ट साइड में एक मैट्रिक्स है जिसका स्केलर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर एक अनदर मैट्रिक्स जिसका स्केलर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, देन दोनों का सम इक्वल दिया हुआ है राइट साइड वाले का, है सही है। तो एक तरीके से स्केलर मैट्रिक्स से स्केलर के मल्टीप्लाई का कंसेप्ट लगा है, फिर दो मैट्रिक्स के सम करने की बात हुई है, और जब रिजल्ट आ जाए तो उसको किसी नेक्स्ट मैट्रिक्स से इक्वालिटी की बात हो रही है। बस उन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ट है सवाल। तो एक एक करके अब हम प्रोसीड करते हैं। जैसे इधर 2 से इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो पढ़ा था आपने कि हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे 2z, यहाँ पे 2y और यहाँ पे 2t प्लस अब 3 से इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी हो जाएगा 3 माइनस 3, 3 इंटू 0, 3 इंटू 2 जो कि इक्वल है राइट साइड। राइट साइड में 3 से इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 9, फिर यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 18, है सही है। अब लेफ्ट साइड में दो मैट्रिक्स का सम दिख रहा है तो सम के लिए क्या सिखाया गया था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम होगा, यानी कि 2x के साथ 3 का सम, 2z के साथ -3 का सम, 2y के साथ 0 का सम और 2t के साथ में 6 का सम, जो इक्वल है आपके 9, 12, 15, 18 का। अब इस स्टेज पे हमें दिख रहा है कि लेफ्ट में एक मैट्रिक्स है, राइट के मैट्रिक्स के से इक्वेट किया गया है, तो यहाँ पे अब मैट्रिक्स की इक्वालिटी का कंसेप्ट लग जाएगा। भाई ये मैट्रिक्स इसके बराबर कब होगा, तो जब सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं, यानी कि 2x प्लस 3 बराबर हो जाए किसके, 9 के, एज वेल एज 2z माइनस 3 बराबर हो जाए किसके, 15 के, एज वेल एज 2y प्लस 0 तो 2y ही हुआ, ये इक्वल हो जाए 12 के, एंड 2t प्लस 6 ये इक्वल हो जाए 18 के। अब इस तरह से हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं, चारों इक्वेशंस से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। सीधी बात है भाई, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा, ये पहले ले आकर माइनस करिए तो 6, 2 से डिवाइड करिए तो 3, x की वैल्यू मिल गया। देन यहाँ से z निकालें तो ये ऐड होकर के 18, 2 से डिवाइड होकर के 9 हो गया। इधर आ जाए तो y की वैल्यू कितना हो गया, तो 2 से डिवाइड होकर के 6 हो गया, और यहाँ से t की वैल्यू कितना हो गया भाई, तो ये इधर पहले माइनस होगा तो 12, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो t की वैल्यू भी 6। तो इस तरह से हाईलाइटेड व्हाइट में जो लिखा हुआ है वो एक्स वाई जेड और t की वैल्यूज हो गई। आई थिंक यहाँ भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ बच रहे हैं, यानी कि अब तक हम क्वेश्चन नंबर 10 तक में जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे वो हमने कवर कर लिया। बचे हुए क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है, पहले प्रैक्टिस करिए, और जाहिर सी बात है जब आप प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तभी आपको इस लेक्चर में क्या चीज़ें सीख रहे हैं, क्या बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी आपको समझ में आएगा। और मैथमेटिक्स भी तभी समझ में आएगा कि जब आप प्रैक्टिस शुरू कर दें। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 12 भी मेरे ख्याल से लगभग सिमिलर है, इसमें दोबारा रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, यानी कि ये आपको सेल्फ करना है, योरसेल्फ, डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ, ठीक है। बिल्कुल जो पिछला सवाल था, नहीं कर रहा हूं कि एक अगर सवाल सीख लिए तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा कि जिससे ये सवाल ना हो पाए, वो अब आराम से कर सकता है। ये नेक्स्ट मूव करते हैं जो डिफरेंट टाइप का मिला। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इस पे जो है कि कई बार सवाल इवन मेंस में एडवांस में भी पूछे गए हैं। जैसे बच्चे अक्सर ये समझते हैं ना कि भाई क्या IIT NCERT से मेंस शायद नहीं हो पाएगा या एडवांस नहीं हो पाएगा। ये बात फैक्ट है कि NCERT से आप एडवांस तक नहीं जा पाएंगे, लेकिन एडवांस के प्रॉब्लम्स के रास्ते NCERT से ही जाते हैं। जितने भी एडवांस में कंसेप्ट का यूज होना है वो सारी चीज़ें आपको NCERT में मिलेगी। नहीं कह रहा हूँ कि NCERT को ढंग से अगर समझ के कर लें तो एक तरीके से आप मान लीजिए कि आपका कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल पार्ट 100% हो गया। हाँ, ज़्यादा डिफिकल्ट टाइप के प्रॉब्लम्स या अलग अलग केसेस कैसे बनेंगे वो आपको सीखना होगा एडवांस में जाने के लिए। तो इस सवाल में भी मॉडिफिकेशन करके कई बार मेंस में और एडवांस में सवाल पूछे गए हैं। देखिए तो क्या है, fx ये मैट्रिक्स दे रखा है, कह रहा है कि शो दैट fx इंटू fy इज ए fx प्लस वाई। भाई सोचिए कि अगर ये fx मैट्रिक्स है
एक्स क्या है, एक वेरिएबल, यानी कि जितने यहाँ पे टर्म्स दिए हुए हैं एक्स वो वेरिएबल्स हैं, और जिनमें आप वेरिएबल एक्स को आप चेंज कर सकते हैं, चाहे तो जरूरत पड़े तो एक्स की जगह वाई रख सकते हैं, जेड रख सकते हैं, टी रख सकते हैं, मीन्स एलिमेंट्स एक्स के टर्म में है, और जो एक्स के टर्म में लिखा हुआ है उसको कह रहा है एफ एक्स। अब हमें एफ एक्स इंटू एफ वाई को प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स इंटू एफ वाई दिया हुआ है। एफ एक्स क्या है भाई, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1। हाँ जी, एफ एक्स का मतलब क्या था कि इसमें एलिमेंट्स जब एक्स के टर्म में दिए हुए हैं तो उसी को कहा गया एक्स का फंक्शन, जिसका नाम एफ एक्स रखा गया। अब वही एक्स की जगह वाई रख दें, यानी कि एलिमेंट्स को वाई में लिख दें, तो वो वाई का फंक्शन होगा जिसका नाम एफ वाई होगा। तो एफ वाई से मतलब क्या समझ में आ रहा है कि सारे वेरिएबल एक्स को हमें रिप्लेस कर देना है वाई से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस वाई माइनस का साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 और 0 0 1। अब मल्टीप्लाई कैसे होता था भाई, ये लाइन उठी और इधर इससे मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, कॉस एक्स कॉस वाई और माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई और 0 इंटू 0 तो 0 ही हो गया। फिर इसी लाइन का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स और माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन वाई और माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस 0 हो गया। ठीक है, अब ये वाली लाइन उठेगी, इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, तो 0, इससे मल्टीप्लाई हुआ 0, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 0, ये बन गया। अब पहली लाइन का जब मल्टीप्लाई हो गया तो अब हम क्या करेंगे भाई, तो सेकंड लाइन उठाएंगे और उसका मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये वाली लाइन उठी, इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो कितना हो गया, साइन एक्स कॉस वाई और प्लस का कॉस एक्स साइन वाई। फिर इससे सेकंड का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई और प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई। फिर ये मल्टीप्लाई हुआ तो 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यानी कि 0 आ गया। अब फिर तीसरी लाइन उठाने जा रहे हैं, तीसरी लाइन को उठाएंगे ये, और इससे फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यानी कि 0 आ गया। इससे इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 0, फिर 0 और फिर इससे मल्टीप्लाई होकर के 0 बन गया, और ये 0, फिर ये 0 और 1 1 मल्टीप्लाई होकर के 1 आ गया। अब यहाँ पे एफ एक्स इंटू एफ वाई आ गया। ठीक है, अब हमें ये रिजल्ट नहीं था, प्रूव करना था कि ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर है। चलिए, अब इससे आगे थोड़ी सी नॉलेज जो है हमें ट्रिगोमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ये आप जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये वाला, क्या ये पता है कि ये फॉर्मूला कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का है? याद करिएगा, अगर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद हो तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। चलिए, इसी तरह ये वाला जो पार्ट बात कर रहे हैं इसको भी ज़रा याद करिए। ट्रिगोमेट्री में माइनस अगर कॉमन कर लिया जाए तो अब बचेगा कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। याद है वो फॉर्मूला साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का है। साइन एक्स प्लस वाई को ही ओपन करते हैं तो साइन एक्स कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स साइन वाई होता है। दोनों का माइनस निकाल दिया जाए तो माइनस निकालने के बाद ये साइन एक्स प्लस वाई बच जाएगा। नेक्स्ट अब बात कर लें ज़रा, यहाँ पे टर्म अपीयर हो रहा है ये वाला कहीं अगर याद हो तो याद होगा। तो ये फॉर्मूला किसका है भाई, तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई जो अभी बताया हूँ। इसी तरह इस फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ, ये वाला, ये फॉर्मूला किसका है, तो ये है आपका फिर से कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो अप्लाई करने के बाद यानी कि जो भी हमने यहाँ पे लिखा है
इसको अगर हम देखें तो क्या ऑब्जर्व किया, ये पूरा तो cos x प्लस वाई है, तो इसकी जगह आ गया cos ऑफ x प्लस वाई। इसकी जगह पे क्या आ गया, तो माइनस का साइन ऑफ x प्लस वाई, यहाँ पे 0 है। ये क्या आ गया, तो साइन ऑफ x प्लस वाई। ये क्या आ गया, तो cos ऑफ x प्लस वाई। ये फिर 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ये 1। तो इस तरह से ये आपका रिजल्ट आ गया। अब क्या इस रिजल्ट को f से कोरिलेट कर सकते हैं क्या? तो क्या आप नहीं कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले में ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसी में सारे x को अगर रिप्लेस कर दिया जाए x प्लस वाई से, तो ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर जितने x हैं, x की जगह x प्लस वाई, यहाँ भी x की जगह x प्लस वाई, इस x की जगह x प्लस वाई, x प्लस वाई। इसका मतलब कि जो हमारा मैट्रिक्स लिखा हुआ है, अगर इसको मैं f के टर्म में बात करूँ तो ये क्या है, तो f की वैल्यू है x प्लस वाई पे। इनफैक्ट यही हमारा राइट हैंड साइड दिया हुआ है, सही है। तो एक तरीके से ये एक बढ़िया सवाल था। जैसे मैंने बताया कि इस सवाल पे जो है कि कई बार इसमें क्वेश्चंस जो है थोड़े बहुत हेर फेर करके पूछे जा चुके हैं। हाँ जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। वो सवाल जो कि थोड़े अच्छे हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। और अगला सवाल ये आपका है, इस पे तो आपके एग्ज़ाम में ये आप लिख के रख लीजिए हर एक बच्चे को कि इसका एग्ज़ाम में सिमिलर क्वेश्चंस आपको मिलेगा ही। एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है सवाल में। और देखिए इस तरह के और भी एनसीईआरटी में बहुत सारे सवाल हैं। ए क्यूब पे भी सवाल दिया हुआ है, कोई जगह कांस्टेंट। तो इसी कंसेप्ट पे एक सवाल ये मैं जो डिफरेंट टाइप का मिल रहा है वो करा दे रहा हूँ। बाकी आप एनसीईआरटी में जितने इस टाइप क्वेश्चन है वो आप कर लीजिए, जो कि कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के भी लिहाज से इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ ए इज दिस। चलिए, ए अगर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो जाहिर है कि ए स्क्वायर भी एक मैट्रिक्स होगा। और वो कैसे आएगा, तो ए से ए का मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर अगले स्टेप में ए से -5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक अनदर मैट्रिक्स हो गया। तो अब कहिए कि इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को ऐड करना है, सही है। प्लस साथ में 6i। पता है कि आई जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के टाइप में आपको समझाया गया था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे 1 1 हो, डायगोनल पे 1 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हो, उस मैट्रिक्स को ही कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक बार फिर से बता दूं कि ए मैट्रिक्स के थ्रू ए स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है, फिर ए में -5 से मल्टीप्लाई करके अनदर एक मैट्रिक्स जनरेट करना है, फिर आई में 6 मल्टीप्लाई करके एक और मैट्रिक्स जनरेट होगा। अब ये जो 3 मैट्रिक्स जनरेट होंगे उन तीनों का सम कर देना है, सम करके आंसर बता देना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले ए स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर का मतलब कि ए मैट्रिक्स जो दिया है 2 2 1 0 1 -1 और 1 3 0, इससे फिर मल्टीप्लाई होना है 2 2 1 और 0 1 -1 और 1 3 0 का मल्टीप्लाई। जैसे अभी तक बात हो रही थी, डायरेक्ट अब मल्टीप्लाई करना शुरू कर दे रहा हूँ कि ये लाइन उठेगी, इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 0 और 1 5। फिर इसी लाइन का इधर मल्टीप्लाई तो 0 0 -1। फिर ये वाली लाइन का इधर मल्टीप्लाई तो 2 0 0। फिर अब नेक्स्ट लाइन उठेगी यानी कि सेकेंड लाइन, आराम से देखते चलिए। सेकेंड लाइन उठेगी, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 6 और 3 9। फिर इससे इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 1 और -3। फिर इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 3 5 और 0। फिर ये तो हो गया, तीनों एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। फिर से अब ये वाली लाइन हटेगी, इधर अब उठाएंगे और इससे इधर मल्टीप्लाई तो ये हो गया 2 -2 + 0, 2 -2 + 0 0 -1 0। फिर इधर हो गया 1 -3 0। ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, सही है।
आई मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब हमसे अगर कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 6i, तो अब डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं। ए स्क्वायर की जगह आ गया 590, यहाँ आ गया -1 -2 -1 2 5 -2। अब -5a का मतलब ए मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे -5a को लिख दे रहा हूँ। क्या हुआ कि -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 0 -5 -10 -5 -15 फिर -5 5 और 0, उसके बाद 6a। आई ये है और 6i चाहिए। डायरेक्ट इसको भी लिख रहा हूँ कि i से 6i बना रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे 0, यहाँ 0 0 6 0 और 0 0 6। अब ये 3 मैट्रिक्सेस बन गए। अब एक तरीके से अगले स्टेप में इन्हीं तीनों को ऐड करना है। ऐड कैसे किया जाए भाई? तो ये पढ़ा है कि भाई के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि ये और ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 5 और 6 11 में से 10 -10 ऐड हुआ, कितना हुआ 1। इसी तरह से ये ऐड करिए, -1 0 0 तो -1, 2 -5 0 -3, 9 -10 और 0 -1, -2 -5 -7 जिसमें 6 ऐड हो गया, फिर 5 -15 -10 यहाँ पे आ गया, फिर 0 -5 0 -5 आ गया, -1 -5 4 और 0, फिर -2 0 और 6 4। ये अब आपका मैट्रिक्स ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का आंसर आ गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18। ये भी एक तरीके से बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, कह रहा है कि ए इज ए मैट्रिक्स, दिस वन, आई इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। भाई पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और 2 ऑर्डर का कह रहा है, तो इसका मतलब कि 2/2 का मैट्रिक्स होगा जिसके डायगोनल पे 1 1 होंगे, बाकी ये 0 होगा। स्क्वायर शेप में ही होता है, तो 2 ऑर्डर का मतलब कि 2/2 ऑर्डर, आइडेंटिटी मीन्स डायगोनल पे 1 अदर 0। देन शो दैट i प्लस a इक्वल टू i माइनस a इंटू दिस मैट्रिक्स। ये हमें शो करना है। अब अगर पूरे सवाल को अगर हम देखें, गौर करें कि इसमें करना क्या है, तो एक तरीके से i और a का सम से एक मैट्रिक्स बनेगा। तो लेफ्ट साइड में एक मैट्रिक्स है जो i और a के सम से आएगा, और राइट साइड का मैट्रिक्स i माइनस a, यानी कि i में से a मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, देन उससे इस गिवन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। हमें दिखाना है कि दोनों साइड के मैट्रिसेस सेम होंगे। तो देखिए, प्रूफ करने का एक तो जो जनरल रूल है कि हमेशा हम लार्ज एक्सप्रेशन जो होता है उससे स्टार्ट करते हैं और उसको दिखा देते हैं कि वो जो शॉर्टर एक्सप्रेशन है उसके बराबर। यानी कि एक जनरल तरीका है कि जो एक्सप्रेशंस लार्ज है उसको हम उठाते हैं और वो सिंप्लीफाई करके या जो भी अप्रोच लगा के ये दिखा देते हैं कि वो स्मॉलर वाला जो अदर साइड में दिया है उसके बराबर। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जिसमें i माइनस ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है कॉस अल्फा, साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा का। ठीक है, i माइनस ए का मतलब जैसे i मैट्रिक्स है 1 0 0 1, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, a मैट्रिक्स, जो कि 0 माइनस का tan a/2, यहाँ पे tan a/2 अल्फा/2 है और ये भी tan अल्फा/2 और 0। जब सब्ट्रैक्ट हो जाए तो उससे मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करने कैसे करते हैं ये सिखा दिया गया है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन होगा, 1 में से 0, 0 में से माइनस का tan अल्फा/2, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में tan अल्फा/2,
0 माइनस का tan अल्फा बाई 2, तो माइनस का tan अल्फा बाई 2, 1 माइनस 0 1, देन मल्टीप्लाई कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि दो मैट्रिसेस का डिफरेंस कहा गया था, तो डिफरेंस का कंसेप्ट लगा दिया और देन उसके साथ ही इसका मल्टीप्लाई, वह मैट्रिक्स यहाँ तक मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद का स्टेप आ जाता है, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करके एक न्यू मैट्रिक्स जनरेट होगा, वो क्या होगा? तो मल्टीप्लाई उसके लिए सिखाया गया था, जिसमें कहा गया था कि ये वाली रो उठाते हैं और इस कॉलम के दोनों एलिमेंट से पेयरिंग कर देते हैं। पेयरिंग करेंगे तो क्या बनेगा? कॉस अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। फिर इससे इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन अल्फा और प्लस का tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। फिर इस लाइन से इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का tan अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा और प्लस का साइन अल्फा। सही है, इससे ये मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस tan अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। फिर इधर वाली लाइन से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा और प्लस कॉस अल्फा। ये वाली मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस पॉजिटिव में tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा और यहाँ पे हो गया कॉस अल्फा। ये अब हमारा रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद यहाँ से अब ट्रिगोमेट्री का थोड़ा सा रोल आ जाता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट आए हैं, अब इसको हमें दिखाना क्या है? तो i प्लस ए, पता ही है कि i के एलिमेंट पहला 1 होगा और a का एलिमेंट 0 होगा। a का पहला एलिमेंट 0 है, तो लेफ्ट साइड में जब हम दिखाएंगे तो यहाँ वाला एलिमेंट जो होगा वो 1 और 0, 1 प्लस 0। तो अब इसको हमें एक तरफ से सिंप्लीफाई करना है, जो कि i के एलिमेंट या a के एलिमेंट के टर्म में लिखना है। तो यहाँ से ट्रिगोमेट्री का रोल हो जाता है। ये एलिमेंट जो कि a11 कहलाता है, a11 की वैल्यू देखें तो कॉस अल्फा है, प्लस यहाँ tan अल्फा बाई 2 है तो इसको लिख देता है साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। सही है, जिसको एलसीएम से कंबाइन करिए तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 और यहाँ पे कॉस अल्फा बाई 2 और प्लस का साइन अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा। यहाँ तक आ गया। फर्दर देखा जाए तो ये देखिए तो क्या ऊपर जो भी दिया हुआ है फॉर्मूला याद है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है, तो ये बनता है कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का मतलब कितना हो जाएगा? अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 और नीचे क्या है? तो कॉस अल्फा बाई 2। अब कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 कितना हुआ? कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, यानी कि मिल करके कितना हो गया? 1। तो जितना कुछ यहाँ पे ताम झाम लगा हुआ है, जितना ये सब लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ट्रिगोमेट्री का कंसेप्ट सिखा रहा है कि ये पूरा सिंप्लीफाई होकर के 1 के बराबर। और यहाँ देखिए तो ये एक्सप्रेशन भी तो सेम वही है, यानी कि a11 वाले एलिमेंट की वैल्यू भी 1 और ये वाला जो एलिमेंट a22 कहलाता है ये भी 1, यानी कि a11 पे जो ये ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशन था, ये वाला जो ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशन था, इन दोनों को आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमने पाया कि ये भी 1 ही है, ये भी 1 ही है। कुछ नहीं, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज हुआ है वो। तो इसका मतलब कि ये तो हमारे पास पता चल गया, क्या पता चल गया? कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये है 1 के बराबर और इसी तरह से यहाँ पे भी सेम वही एक्सप्रेशन, इसका मतलब कि इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर ही है। यहाँ तक में अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो एक बार सही से देख लें कि क्या हुआ है, कैसे सिंप्लीफाई किया गया है, यहाँ पे ये हमने बता दिया। तो a11 या a22 दोनों आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एज ए 1 बन रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इधर के दो एलिमेंट्स है, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले देखा जाए कि क्या ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट है, दो बार अलग अलग सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्या? तो गौर से देखिए, तो जो एलिमेंट यहाँ पे है इसी का माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा,
इसी को माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो देखिए साइन वाला माइनस, ये प्लस, ये आ जाएगा। यानी कि जो भी एलिमेंट यहाँ पे है उसी का माइनस टाइम्स यहाँ पे है। तो याद है कि इस एलिमेंट को कहते थे A21। अब A21 एक ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशन है और जो सिंप्लीफाई होकर के क्या बनेगा वो अब फिर से एक बार देखने जा रहे हैं। हाँ जी, तो अब हम A21 एक्सप्रेशन को उठा रहे हैं। A21 क्या है? A21 में तो यहाँ पे -tan α/2 है, तो इसको लिख दूं -sin α/2 डिवाइडेड बाई cos α/2 इंटू cos α है, और इसके साथ प्लस में sin α दिया हुआ है, तो प्लस में sin α। फिर यहाँ पे एलसीएम से कंबाइन करिए तो cos α/2 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर है माइनस का sin α/2 cos α और प्लस का cos α/2 और sin α। अब चेक करिएगा पूरा जो न्यूमरेटर है क्या साइन अल्फा माइनस α/2 का ही एक्सपेंडेड वर्जन नहीं है क्या? देखिए तो साइन A माइनस बी को ही तो ओपन करते हैं, तो साइन A cos B माइनस का cos A sin B बन जाता है। इसका मतलब ऊपर की वैल्यू कितनी हो गई? तो sin α/2, नीचे भी है cos α/2, तो मिल करके कितना हो गया? tan α/2। इसका मतलब कि यहाँ पे जो अब हमें एक्सप्रेशन दिया था ये वाला, ये पूरा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कितना बन रहा है? तो ये बन रहा है tan α/2 के बराबर। जैसा अभी मैंने डिस्कस किया कि भाई इसी का तो माइनस टाइम्स है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? तो माइनस का tan α/2 बन जाएगा। है यहां तक क्लियर हो गया? तो अब क्या कर रहे हैं कि ये सारी वैल्यूज यहीं पे रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो जो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया जिसमें दो मैट्रिक्स का डिफरेंस करना था, डिफरेंस किया, आए हुए रिजल्ट को इससे मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस जनरेट हुए उन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई किया, और क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो रिजल्ट आया है ये 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर। ये वाली वैल्यू कितनी है? तो tan α/2 है, और ये दूसरी वाली वैल्यू कितनी है? तो माइनस का tan α/2 है। ये हो गया। क्या फर्दर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 0 0 और प्लस का मैट्रिक्स 0 माइनस का tan α/2 और यहाँ पे tan α/2 और फिर यहाँ पे 0। अब देखिए तो ये i और ये a, यानी कि ये पूरा किसके बराबर हो रहा है भाई? तो i प्लस a के बराबर हो रहा है, यानी कि ये पूरा इक्वल हो रहा है किसके? तो i और प्लस a के बराबर हो रहा है, और इनफैक्ट यही हमारा राइट हैंड साइड दिया था। तो एक तरीके से इसमें मैट्रिक्स का जो भी मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का डिफरेंस कैसे यूज करें, और देन उसके बाद ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशंस बने तो उन ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई, ये पूरा मिल करके एक कंबाइंड एक बहुत बढ़िया एक सवाल बना देता है, कि जो कि काफ़ी कंसेप्चुअल सवाल है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई कि दो मैट्रिक्स का डिफरेंस सीख लिया, देन उससे जो मैट्रिक्स बना उससे अनदर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई सीख लिया, मल्टीप्लाई के बाद ये ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशंस जो बने उनमें ट्रिगोमेट्रिक का कंसेप्ट लगाया, देन उसको हमने रिजल्ट को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया, और इस रिजल्ट को फर्दर दो मैट्रिक्स के सम में स्प्लिट कर दिया, जिसमें से एक मैट्रिक्स आई है और एक ए है। इसका मतलब कि ये प्रूफ हो गया कि ये इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड का, सॉरी ये राइट हैंड साइड नहीं, राइट हैंड साइड से तो स्टार्ट किया था, ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो एक तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंसीडर होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक पहुंच चुके हैं। 18 के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये भी एक तरह से काफ़ी फंडामेंटल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एज्यूम x, y, z, w and p आर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 2/n और 3/k, 2/p, n/3, p/k। 2/n किसका ऑर्डर दिया है? x का। इसी तरह ये y का है, यानी कि ये x का ऑर्डर दिया है, ये y का ऑर्डर दिया है, ये आपके z का ऑर्डर दिया है, ये w का ऑर्डर दिया है, ये p का ऑर्डर दिया है। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। The restriction on NKP so that PY plus WY will be defined are।
कह रहा है कि पी वाई और प्लस डब्ल्यू वाई कौन सी केस में डिफाइंड होगा। क्वेश्चन बहुत ढंग का है, सुन लीजिए। यानी कि हमसे पूछ रहा है कि पी वाई और प्लस डब्ल्यू वाई ये डिफाइंड कब होगा। तो एक बात तो ये पता है कि ये बन जाएगा P प्लस डब्ल्यू वाई के बराबर। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर सम। यानी कि अगर ये ब्रैकेट में दो मैट्रिसेस का सम है, उसको एक मैट्रिक्स y से मल्टीप्लाई करते हैं तो y से p का मल्टीप्लाई होगा, y से w का मल्टीप्लाई होगा। और y चूंकि यहाँ पोस्ट में रखा हुआ है तो इधर डिस्ट्रीब्यूट भी होगा तो पोस्ट में, यानी कि p के बाद y आएगा, w के बाद y आएगा। तो इसी तरीके से हमने ये लिख दिया। तो एक तरीके से इसी को हमने सिंप्लीफाई तो ये कर दिया। अब एक तरीके से दो मैट्रिसेस का सम है और उसका मल्टीप्लाई हो रहा है एक अनदर मैट्रिक्स से। पता है कि दो मैट्रिक्स का सम होने के लिए ऑर्डर ऑफ P एंड W शुड बी सेम। ऑर्डर ऑफ P एंड W शुड बी सेम, ठीक है। अब P के ऑर्डर पे गौर करें तो P का ऑर्डर क्या दे रखा है, P इंटू के। W का ऑर्डर क्या दे रखा है, N इंटू 3। इससे ये समझ में आ गया कि N इंटू 3 बराबर होना चाहिए P इंटू के। तो इसका मतलब N की वैल्यू P के बराबर होनी चाहिए और 3 जो होगा वो K के बराबर होगा। तो इससे तो एक बात आ गया समझ में। देन अब P और प्लस W का जो ऑर्डर होगा वो होगा कितना, तो N इंटू 3 ऑर्डर का, N इंटू 3 ऑर्डर का होगा। भाई वही होगा कि जो P का ऑर्डर है या W का ऑर्डर है। P का ऑर्डर कितना है तो N इंटू 3, वही हमने लिख दिया। W का ऑर्डर ऑटोमेटिक आपका W का ऑर्डर N इंटू 3 है, P का ऑर्डर P इंटू के है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई होने जा रहा है Y का। Y का ऑर्डर क्या दे रखा है कि Y का ऑर्डर दे रखा है 3 इंटू के, 3 इंटू के का है। क्लियर। तो अब इनका मल्टीप्लाई कब डिफाइंड होगा, तो मल्टीप्लाई डिफाइंड होने का क्राइटेरिया होता है कि भाई ये दोनों मैच करें। मैच तो कर रहा है, इसका मतलब कि N और K की वैल्यू पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि ये अब हमारा डिफाइंड होगा, है सही है। तो इसको डिफाइंड होने के लिए क्या समझ में आया, तो भाई N और K पे इंडिविजुअल कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो K की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें 3 आ गया था, ठीक है। और N की वैल्यू P के बराबर है, तो अब चूज किया जाए कि भाई K की वैल्यू 3 है और N की वैल्यू P है। ये अगर होल्ड करता है तब जाके हमारा ये पूरा चल रहा होगा। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, P बराबर N एंड K इक्वल टू 3। तो इसका मतलब कि ये पहला ऑप्शन जहां मैच किया, इसका मतलब कि ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो जाएगा। है क्लियर है, क्लियर है। अब इसी तरह 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन के लिए अभी पहले ये वाला पार्ट हम देखते हैं, फिर यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन के लिए ये कर रहा हूँ, ये आ जाइए। 22 वाले पार्ट में कह रहा है कि अगर n बराबर p है देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। अब 7x माइनस 5z का ऑर्डर, हाँ जी, x का ऑर्डर क्या है 2/n। x का ऑर्डर है कितना, यहां पे लिख रहा हूं 2/n, ठीक है। z का ऑर्डर क्या दे रखा है, तो z का ऑर्डर दे रखा है 2/p। जाहिर है कि जो 7 से मल्टीप्लाई होगा तब भी ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां भी ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये 2/n है, ये भी 2/p है, और चूंकि दे रखा है n इक्वल टू p, n और p तो सेम है, तो इसका मतलब कि ये और ये दोनों सेम ऑर्डर के हो गए। और जब डिफरेंस होगा तो कितना ऑर्डर का होगा, तो 2/n कह लीजिए या 2/p कह लीजिए। तो 2/p या 2/n जो भी कह लीजिए, सही है। जाहिर है 2/p और p/2 दोनों तो सेम नहीं है, यानी कि ये तो सही नहीं होगा। ये होगा आपका जब डिफरेंस करेंगे तो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स रिजल्ट देता है, तो 2/n कह लीजिए या 2/p कह लीजिए। तो 2/p तो कहीं दिया नहीं है, तो 2/n का हो गया। तो इस तरह से 22 का ये हो गया। तो ये अब आपका एक्सरसाइज यहीं पे मेरे ख्याल से लास्ट है। और मैंने कहा कि भाई जितने इसमें क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के थे
वो ऑलमोस्ट हमने पूरा कवर कर लिया। अब जितने क्वेश्चन बचे हैं वो बिल्कुल उन्हीं से मैच कर रहे हैं जो हम लोगों ने एक यहाँ पे डिस्कस किया। तब बचे हुए जितने क्वेश्चन है वो आप एक बार कर लीजिए। कल की क्लास में पहले इन सब का डिस्कशन किया जाएगा, देन हम आगे बढ़ेंगे।